पर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर सके। तो आज है डीएलएड और ये पार्ट नंबर दूसरा है। पार्ट 1 इसका समान अध्ययन करवा दिए थे, आज होगा इसका पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में दोस्तों पहला सवाल है 76 नंबर, देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 75 सवाल आपको समान अध्ययन से रहेगा और 75 सवाल आपका डीएलएड से रहेगा। तो 75 आपका हो गया था, आज देखेंगे 76 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। बताइए वो विकास का कौन सा नियम है दोस्तों, विकास का नियम पूछ रहा है ना। वो कौन सा नियम है जो ये सुझाव देता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। बताइएगा फर्स्ट का आंसर क्या होगा। ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, या विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और यही 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए फर्स्ट का आंसर होने वाला है आपका कि विकास जो है होता है दोस्तों, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। विकास की दिशा क्या है तो अधोगामी एवं शीर्षगामी है। यह नियम बताती है कि शरीर के विभिन्न जो अंग हैं वो विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। बच्चों में जो विकास होता है दोस्तों शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक होता है ना। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। तो ये था विकास से पहला सवाल। दूसरा नंबर है, प्रश्न देखिएगा कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, आप एक शिक्षक होने के नाते छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। बताइएगा सेकेंड का आंसर क्या होगा। ऑप्शन है कि अपने विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके। नहीं भाई साहब, डर की भावना कभी पैदा नहीं करना है। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। सी नंबर है कि समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, या निष्क्रिय रटंत पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। रटंत पद्धति को भी बढ़ावा नहीं देना है। सी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, सी नंबर आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। सार्थक अधिगम को सुसाध्य कौन करेगा दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। देखिए संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना ये सार्थक अधिगम को सुसाध्य नहीं करेगा। एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, ये ठीक लग रहा है। अगला है कि रट्टा मारकर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना, ये भी गलत है। बी नंबर आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि सार्थक अधिगम को सुसाध्य कैसे करेंगे, तो एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करके प्रोत्साहित करके बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है दोस्तों। बताइएगा बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो वृद्धि और विकास में क्या शामिल है तो मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक। शरीर के आकार बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन, तो केवल वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा कि वृद्धि और विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, शामिल होते हैं। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यहाँ दोनों परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न देखिएगा,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। देखिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं किसको कहा गया है। देखिए मैंने कई बार बताया हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक पूछ रहा है। तो समाजीकरण में स्कूल और पास पढ़ो, देखिए स्कूल प्राथमिक नहीं होता है, ठीक है। संचार भी प्राथमिक नहीं होता है, शिक्षक प्राथमिक नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बचेगा हमारा, परिवार और पास जो पड़ोस है ये हमारे प्राथमिक संस्था है, ठीक है, बच्चों के समाजीकरण की, है कि नहीं। तो यहाँ पर स्कूल है, संचार है, रेडियो, टीवी, शिक्षक, है ना, कुछ नहीं होगा। बस जो आपके परिवार है, माता पिता हैं और आपके पड़ोसी जो हैं वही हो जाएंगे आपके प्राथमिक संस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। 81 कह रहा है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स और अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अधिकतर ये ऐसा देखा जाता है कि जो नर्स होती है या अध्यापिका है वो सिर्फ महिला होगी, या डॉक्टर है या पायलट है वो सिर्फ पुरुष होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है दोस्तों, सभी समान है। ये किस चीज को चिन्हित कर रहा है, अगर इस प्रकार का मानसिकता है तो ये किस चीज को चिन्हित कर रहा है, ये जेंडर रूढ़िबद्धता। मैंने कई बार बताया हूं, जब भी इस प्रकार का सवाल आवे तो जेंडर रूढ़िबद्धता आपको ऑप्शन में ढूंढना है और आपको क्लिक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर। 82 कह रहा है कि बच्चों की समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। अब देखिए बच्चा का समस्या का समाधान ढूंढना है तो किस क्रम को अपनाइएगा। ऑप्शन कह रहा है कि समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना और आंकड़ों का संग्रहण करना। बिल्कुल ठीक बात है, ये सब चीज़ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अगला ऑप्शन भी पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना, परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। और बी नंबर है कि समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना करना, परिकल्पना का परीक्षण। यहाँ पर समस्या विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना व्याख्या करना। देखिए यहाँ पर आपको लगेगा दोस्तों कि सारे ऑप्शन सही है, लेकिन भाई साहब सारे ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो है ना, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सीटेट में पूछा गया है और इसका जो आंसर दिया गया है सीटेट में वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को सही माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को सही माना गया है, इसीलिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए पर ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपको अगर देखिए सीटेट में अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आप इसमें आपको ए जाना चाहिए, है ना, ए पर जाना चाहिए, क्योंकि सीटेट में 4 ऑप्शन रहता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ई भी दिया गया है, एक से अधिक भी दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर ई पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर। देखिए जो भी रहता है मैं आप लोग को बता देता हूँ, किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है कि वह शिक्षक जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। बताइए दोस्तों, ये बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देगी। बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को। घबराहट को कैसे देंगे, घबराहट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, है ना। बच्चों अनुवंशिक रचना को, अनुवंशिक को भी नहीं देंगे, है ना। बच्चों की योग्यता भी नहीं, बच्चों के प्रयत्न को दोस्तों, है ना। मेन यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो प्रयत्न होना चाहिए, ठीक है। सफलता का जो श्रेय मिलेगा जो बच्चे जो प्रयत्न किए, प्रयास किए उसको। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर। 84 कह रहा है कि एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए, है ना। एक अध्यापक को सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं यानी बहुत अधिक अपेक्षा किससे रखना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली, बिल्कुल गलत बात है, केवल शब्द को देखते ही काट देना है,
84। अगला है कि जेंडर और वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थी को, ये बात बिल्कुल सही है। विशेष श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों को, गलत है। भिन्न भिन्न विषयों को छोड़कर, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि जेंडर वर्ग को ध्यान में न रखते हुए, है ना, जेंडर वर्ग को ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स बॉयज क्या हैं, सभी एक समान हैं, तो इसको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आना सभी विद्यार्थी को दोस्तों यहाँ पर करना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। 85 कह रहा है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? वो कौन सा दोस्तों दृष्टिकोण है? सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण या फिर संरचनावादी? 85 का हो जाएगा दोस्तों आपका जो सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है वो एक अधिगम पूछ रहा ना, वो किसके अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी। जैसे ही क्वेश्चन में देखिए सामाजिक प्रक्रिया है तो सामाजिक संरचनावादी, आगे दिमाग हमको लगाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर के, निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? बताइए, अधिगम को सुसाधित कौन सी नहीं करती है? तो ऑप्शन है अनुमान लगाना, संप्रत्यय प्रतिचित्रण, प्रकृत्मक स्थिरता, गैर उदाहरण निर्मित करना। 86 का क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिगम को पूछ रहा है, सुसाधित नहीं करता है, तो नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है। प्रकारात्मक स्थिरता दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ये गलत है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 86 का। अगला प्रश्न चलते हैं 87 नंबर। और देखिए वीडियो को आप लोग थोड़ा लाइक विक कर दीजिए, है कि नहीं। डेली आप सभी के लिए हम 9 बजे आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि आपकी तैयारी हो सके, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया जाए, अपने दोस्तों को लाइक कर दिया जाए। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि समस्या समाधान कौशल को कैसे दोस्तों हम विकसित करेंगे, सुसाधित करेंगे, है ना। एक अध्यापक को इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को अनुमान, स्वतः या शोध प्रणाली के इस्तेमाल पर हतोत्साहित करे। देखिए यहाँ शब्द आ गया हतोत्साहित, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करे, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला है कि जरूरती स्कीमियाओं को सक्रिय करने के लिए पाठ प्रदान ना करें, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया पर प्रतिबिंबित करने के अवसर ना प्रदान करें, ये भी गलत है। बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ से आंसर निकल जाएगा कि विद्यार्थी को विभिन्न संभावित संसाधन को खोजने के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, तब तो समस्या का समाधान होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? बताइए दोस्तों, प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता क्या है? ऑप्शन है कि आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, या धीमी समझ, या सोच में सटीकता की ओर सुझाव, या जिज्ञासा की कमी। तो जिज्ञासा की कमी कभी होगा प्रतिभावान विद्यार्थी, है ना। आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति प्रतिभावान विद्यार्थी का होता है, बिल्कुल गलत है। सोच में सटीकता का सुझाव या धीमी समझ, ये भी गलत है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन बचा? सी नंबर बचा। तो हम सी नंबर को मारेंगे और निकल जाएंगे, है कि नहीं। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल एकदम तेज सोचते हैं दोस्तों, उनका शब्द भंडार काफ़ी अधिक होता है। कठिन कार्य को करने के लिए वो चुनते हैं, है ना, वो सरल कार्य नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 89 नंबर। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? संरचनावादी कक्षा है दोस्तों, तो अधिगम को यानी कि सीखने को किस प्रकार देखिएगा? केवल ज्ञान, तो गलत है। वास्तविक जीवन से वियोजन, ये तो कुछ ठीक लग रहा है। अगला है शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, या फिर वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ज़्यादा सटीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। देखिए पेडागोजी में यही तो होता है, लगेगा कि वो भी सही है ये भी सही है, लेकिन उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा सही है ये भी ध्यान देना पड़ता है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों की जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। बताइए भाई, है ना। बच्चे का एक बड़ा समस्या ये भी होता है, आप लोग का भी ये सब समस्या है ना। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर याद नहीं होता है ना। तो इस जानकारी को हम लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, कैसे याद रखिएगा आप, है ना। अभी भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, कह रहा है कि जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाएंगे। तो बेमतलब का कैल बनाएंगे तो गलत हो गया। जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करेंगे, अव्यवस्थित थोड़ी करेंगे, ये भी गलत हो गया। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाएंगे, ये ठीक है। जानकारी को बिना किसी संदर्भ प्रस्तुत करें, ये भी आपका गलत है। सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, है ना। सी नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस आपका 90 नंबर था ना। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, इस युक्ति का प्रयोग कर विद्यार्थी को किसी तथ्य को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर, संज्ञान और भावनाएं क्या है। बताइएगा, संज्ञान और भावनाएं क्या है। हालांकि एक दूसरे से स्वतंत्र है, या फिर एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित है, या एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, या वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। क्या होगा 91 का, बताइएगा। 91 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक दूसरे से दोस्तों संज्ञान और संभावनाएं जो है परस्पर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर। 92 कह रहा है कि अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बताइए दोस्तों, क्या है जो अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण। तो बिल्कुल सही बात है, कुपोषण ऐसा चीज है जो अधिगम को कभी सक्रिय करेगा नहीं, वो निष्क्रिय करने का प्रयास करेगा। तो आंसर होगा कुपोषण। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें अगला ऑप्शन भी पढ़ना चाहिए। उत्सुकता ये नहीं होगा, अभिसंज्ञान भी नहीं होगा, महारत उन्मुख ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसीलिए आपको भी कहते हैं ना, चारों पांचों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, है ना। गलत होने की संभावना रहती है। तो कुपोषण ऐसा चीज है जो अधिगम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर। विद्यार्थियों में कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए। बताइए दोस्तों, विद्यार्थी में क्या कह रहा है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना है तो एक अध्यापक को कैसा माहौल बनाना चाहिए, है ना। अधिगम के लिए कैसा माहौल बनाना चाहिए, बताइए, है ना। देखिए ये सारे सवाल जो है ना, आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि आप एक आदर्श शिक्षक भी बन रहे हैं। जो चीज़ भी आप में कमी है उसको आप दूर करके इस चीज़ को आप अपने स्कूल में लागू कर सकते हैं। आप एक आदर्श शिक्षक बनिएगा, है कि नहीं। तो ये सिर्फ क्वेश्चन मत बनाइए, इसको लागू भी करिए अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, अपने स्कूल में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। तभी वो आपका क्वेश्चन भी सही तरीके से बन पाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन तो बन रहा है लेकिन आप उसको स्कूल में लागू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे दिमाग में है। नहीं भैया, वो भी स्कूल में लागू कीजिए। स्कूल में जाकर सिर्फ कुर्सी तोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। वहाँ जाकर के थोड़ा बच्चों को पढ़ाइए भी, ठीक है। कोशिश कीजिए कि कैसे बच्चा का संख्या बढ़ेगा, है ना। आजकल ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा जो बताइएगा। माहौल किस प्रकार बनाना चाहिए। ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके, बिल्कुल ठीक है। अभिसारी चिंतन को बढ़ावा मिले, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से पुनर्वरित किया जाए, ये गलत है। कंठस्थ स्मरण को प्रयोगात्मक रूप से अधिगम, ये कंठस्थ वाला तो गलत हो जाएगा। कंठस्थ फंठस्थ ये सब जितना आएगा ना उसको काट देना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कि विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके, तभी वो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 94 नंबर। 94 कह रहा है दोस्तों कि अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, है ना। अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाना है तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए। देखिए कठोरता शब्द यहाँ पर गलत है। विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए, ये ठीक है।
और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, कुछ ठीक है। विद्यार्थी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वायत्तता और आज़ादी देने से बचना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। संप्रदाय की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूल पर बल देना चाहिए, ये भी गलत है। बी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं चारों ऑप्शन पढ़िए। विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। 95 कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। वो कौन सा सिद्धांत है जो विकास सिर से पैर तक होता है ना? विकास सिर से पैर तक होता है, वो सिद्धांत कौन है जो ये कहता है? तो विकास पूर्वानुमेय है, या विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, या विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, या बच्चों की विकास की दर में विभिन्नताएं होती है? क्या होगा दोस्तों 95 का? देखिए 95 का विकास जो है ना एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विकास शीर्षाभिमुख सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, यानी कि विकास जो है सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति जो है सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 96 नंबर। कह रहा है कि एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? बताइएगा। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? क्या विशेषता होनी चाहिए सर? लेख के बोध में कठिनाई, या फिर चलने में कठिनाई? नहीं, चलने में कठिनाई कैसे हो जाएगा? पठन ना है भाई, पठन यानी कि पढ़ने, है ना? तो अगला है कि मौखिक, ये भी गलत है। खाने में, ये भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, लेख के बोध में कठिनाई, इसी को कहेंगे पठन वैकल्य, है ना, पठन वैकल्य। अधिगम अक्षमता बालक की विशेषता क्या होता है? अति सक्रिय होता है, संवेगात्मक अस्थिरता होता है, प्रोत्साहन में कमी होता है। ठीक है ना? और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 97 नंबर। 97 कह रहा है कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे किससे बचना चाहिए? बताइएगा, है ना? एक जो शिक्षक है दोस्तों क्या करना चाहता है? समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है, तो किससे बचना चाहिए? समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, किससे बचना चाहिए ये कह रहा है, तो ये तो सही है ना? ये तो गलत नहीं है। आगे कह रहा है कि विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें, इससे बचना चाहिए, है ना? जल्दी करने की क्या मतलब हो गया? जल्दी करिएगा तो हड़बड़ में तो गड़बड़ होता है, आप भी हड़बड़ मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो यही चीज़ से बचना चाहिए, है ना? इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर। 98 कह रहा है कि शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ावा देगा? बताइए, वो कौन सा प्रश्न पूछेगा बच्चा जिससे सृजनात्मकता और समस्या समाधान क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रदूषण क्या होता है, या फिर प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, या प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? जी हाँ, ये वाला ऑप्शन ठीक है कि आप अपने शहर में जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर कैसे नियंत्रण करिएगा, है ना? ये वाला बात जो है ये सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान को, है ना, क्वेश्चन पे देखिएगा, समस्या का समाधान, समस्या क्या है? तो समस्या है ये शहर में प्रदूषण, तो इसको कैसे हम दोस्तों नियंत्रण करेंगे? ठीक है, समाधान करेंगे। अगला प्रश्न है 99 नंबर। कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों से निपटाने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों द्वारा की गई जो त्रुटि है उससे निपटने का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों को त्रुटि करने के लिए दंडित करेंगे? दंडित तो करना नहीं है। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब देना, सही जवाब बता देना और उन्हें बार बार कॉपी में लिखने देना, ये भी आपका गलत है। विद्यार्थी को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करना, ये भी गलत है। अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 100 नंबर। चलिए हम लोग शतक लगा लिए हैं, तो शतक लगाने के बाद क्या करना है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। कैरियर परिवार जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लेना है। डेली 9 बजे से रात में टेस्ट होती है दोस्तों, 9 बजे रात्रि में डेली टेस्ट चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तन करने की योग्यता क्या कहलाती है ना। स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचना है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है दोस्तों रटना नहीं, ध्यान लगाना ये भी नहीं, प्रत्यास्मरण ये भी नहीं, इसको कहते हैं अधिसंज्ञान या प्रासंज्ञान। जी हाँ, अधिसंज्ञान या प्रासंज्ञान। देखिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। आपने जो पीछे वाला टेस्ट दे दिया है, क्या आपने उसका रिवीजन किया है? जो आपको पीडीएफ दिया गया, क्या उससे आप टेस्ट दिए हैं? जो पीडीएफ दिया जाता है उससे आप टेस्ट दीजिए, तब ना पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, तब ना पता चलेगा। जो ये पीडीएफ दिए हैं ये तो अभी टेस्ट लगा लिए, कितना आपको याद है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, है ना, 20 दिन के बाद पीछे वाला टेस्ट आपको याद है या नहीं है ना। क्वेश्चन आपको उसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे हम जांचेंगे? ये पीडीएफ से हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, है ना। एक मार्केट में आता है दोस्तों आपको आंसर सीट, है ना। मार्केट में क्या आता है, आंसर सीट आता है कलर करने वाला, समझे ना। तो कलर करने वाला क्या करना है, आपको ले लेना है, ठीक है, क्योंकि कलर भी करने के लिए आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कलर करने वाला आप ले लीजिएगा और उसमें इस टेस्ट को क्या करिएगा, बनाइएगा। डीएलएड हो, समान अध्ययन हो, ठीक है, तब तो पता चलेगा कि आप कितना पानी में है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला सब गायब होते जा रहा है, ठीक ना। तो उसका टेस्ट दीजिएगा तब आपको पता चलेगा। ये पीडीएफ हम ग्रुप में दे देंगे और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। हमारा नंबर भी आप लोग को दिया गया, लास्ट में फिर से हम बता देंगे। चलिए 101 नंबर का जवाब दीजिएगा कि सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। सृजनात्मक के बारे में, है ना, 8 यूनिट्स यहाँ पर क्वेश्चन हम लिए हैं। तो सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में क्या कह रहा है दोस्तों, क्या सही है ना। तो वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, गलत बात है। सृजनात्मक जो बच्चा है समय थोड़ी लेता है, वो तो फटाक से बता देगा, फटाक से कार्य कर लेगा, है कि नहीं। वे नवीन और मूल विचार रखते हैं, तो ये देखिए आपका ठीक है। अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, गलत है। उन्हें विषय वस्तु समझने में काफ़ी मेहनत लगती है, भी गलत है। बी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो नवीन मतलब नया और मूल विचार समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। 102 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। विद्यार्थी के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है दोस्तों, कौन सा उपागम है? कह रहा है खोजी अधिगम या फिर सहयोगात्मक। खोजी अधिगम होगा तो कमतर कैसे होगा, सहयोगात्मक होगा तो भी कमतर नहीं होगा, सहज अनुमान लगाना ये भी कमतर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है निष्क्रिय, निष्क्रिय आ जाएगा तो ये कमतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर। 103 कह रहा है कि एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ, एक अध्यापिका है, शिक्षिका है, तो अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के, यानी कि अपने बच्चों में, अधिगमकर्ता मतलब क्या हुआ, बच्चों में ना, जिसको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो डीएलएड का जो वर्ड होता है ना थोड़ा सा कठिन होता है, इसको समझना पड़ता है। तो अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों में किस प्रकार के लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए। तो कह रहा है कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या फिर परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य। परिहार उन्मुखी थोड़ी होगा, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख या फिर परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। क्या होगा दोस्तों, किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए अधिगमकर्ताओं में, किस प्रकार? बताइए क्या होगा। ये भी आपका गलत है, परिहार उन्मुखी नहीं होगा। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, है ना। तो ये हम बच्चों को सिखाएंगे ताकि बच्चे क्या करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 104 नंबर। कह रहा है कि विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अभिज्ञान, चिंतन, सृजनात्मकता, अधिगम, उन्मुखी। तो किसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो आपको अभिज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सृजनात्मकता को तो बढ़ावा दे सकते हैं, चिंतन को भी दे सकते हैं। अधिगम उन्मुखी को हम बढ़ावा नहीं, अधीनता उन्मुखी कराए तो इसको हम बढ़ावा नहीं देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है बेसिक शिक्षा
है ना। प्रश्न है आपका दोस्तों, बेसिक शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो बेसिक शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बेसिक शिक्षा आपको पता है दोस्तों कि बेसिक शिक्षा पर जोर देने वाले व्यक्ति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 106 नंबर। 106 नंबर कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। बताइए, एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। पढ़ाए जाने वाले विषय का गहन ज्ञान, एक सख्त अनुशासन, शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय या एक अच्छा प्रेरक होना। सबसे महत्वपूर्ण गुण जो पूछ रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा एक अच्छा प्रेरक होना। ठीक है, एक अच्छा प्रेरक होना ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 107 की शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है। बताइए, उद्देश्य का निर्धारण दायित्व कौन सा है। अभिभावकों का है, अध्यापकों का है, शिक्षार्थियों का है या समाज का है। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण जो दायित्व जो है दोस्तों वो किसको है, किसको दायित्व दिया गया है भैया, तो समाज को दिया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर शिक्षक मार रहे हैं, शिक्षक नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका समाज। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 108 नंबर। 108 कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए। तो गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, एक समान स्तर के होना चाहिए या शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए या केवल पुस्तक गलत है, पुस्तक से बाहर गलत है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर। ये नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप का, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में, है ना। व्हाट्सएप में आपको जुड़ना है, कैसे जुड़ना है ये आप लोग को बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर। 109 कह रहा है कि विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है। जी हाँ, विद्यालय जो है अपने कार्यक्रम की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है संस्कृति ग्रहण करने में, या फिर दोस्तों आपको संस्कृति का विरोध करने में, गलत बात है। अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करने में, ये भी गलत है। उन्हें सांस्कृतिक संपन्न करने में, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 9 बजे से डेली टेस्ट चलता है आपका, तो 9 बजे आप बिल्कुल आ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ना। 9 बजे हम ग्रुप में भी हम आपको ये लिंक भेज देते हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो ग्रुप में अगर कभी भूल जाते हैं भेजने के लिए तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसीलिए कहते हैं कि बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कभी ग्रुप में नहीं भेजा गया तो आप ऐसे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक ना। चलिए, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ क्या होता है। प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है विज्ञापनों का प्रभाव, या फिर उपयोग की नकल का प्रभाव, या मनोरंजन का प्रभाव, या प्रयोग का प्रभाव। देखिए, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ होता है दोस्तों उपयोग की नकल का प्रभाव, है ना। उपयोग की नकल का प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 नंबर। शिक्षार्थी सुस्त होते हैं। शिक्षार्थी सुस्त किस में होते हैं भैया, तो शिक्षार्थी सुस्त होते हैं व्याख्या विधि में। प्रोजेक्ट विधि में सुस्त कभी नहीं होगा, खोज विधि में सुस्त नहीं होगा, व्याख्या विधि में बच्चे क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा व्याख्या वाला जो विधि होता है, पढ़ाना होता है ना, तो बच्चे ओंघी लेना शुरू कर देते हैं ना। बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि क्लास में आते हैं और एकदम मतलब किताब उठाते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दे। थोड़ा सा बोर्ड का भी प्रयोग कीजिए, थोड़ा सा क्लास में इधर उधर टहलते रहिए, बच्चों को देखते रहिए क्या कर रहा है, गप कर रहा है ना, या फिर कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे क्या रहते हैं, थोड़ा सक्रिय रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 112 नंबर। कह रहा है कि एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कैसे करेंगे, एक भ्रमण हेतु, अन्य लोगों को कार्य करते हुए देखने हेतु, या क्रिया का अर्थ जानने हेतु, या आनंद प्राप्ति हेतु। ठीक है, तो एक क्षेत्र का भ्रमण जो करेंगे दोस्तों, है ना, तो एक भ्रमण हेतु भी करेंगे,
ठीक है। एक क्षेत्र का भ्रमण अन्य लोगों के कार्य करते हुए देखने हेतु, ये भी ठीक है। क्रिया का अर्थ जानने हेतु या आनंद प्राप्त करने हेतु, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर, है ना। क्षेत्र भ्रमण का पूछ रहा है ना, तो क्षेत्र भ्रमण में तो ये सब सभी चीज आपको आ जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 113 नंबर कि गृह कार्य देने का लाभ यह है ना। बच्चों को हम लोग क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं, ये गृह कार्य देते हैं, है ना। तो उसका लाभ क्या है, उसका लाभ यह है कि जो शिक्षार्थी है घर पर व्यस्त रहे, नहीं इसलिए हम नहीं देते हैं कि बच्चा घर पर व्यस्त रहे, है ना। घर पर पढ़ते हैं, उनकी तरक्की का आकलन किया जा सके, है ना। इसलिए हम देते हैं दोस्तों, ताकि जो बच्चे हैं वो स्वयं अध्ययन की आदत को विकसित कर सके, है ना। स्वयं अध्ययन की आदत को विकसित कर सके, ताकि नहीं कोई है फिर भी बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके। लेकिन देखते हैं आजकल के बच्चा बिना मार के बिना पथी के सुनता है ना। आज तो लेकिन मारना भी उचित नहीं है ना। आज के ज़माना में हाथ भी उठाना नहीं है। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, है ना, डरा सकते हैं, लेकिन पिटाई ज़्यादा नहीं करना है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कि कोई अधिगम नहीं हुआ है, या फिर अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला है। बिल्कुल ठीक है। अधिगम के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कारणों से प्रभावित नहीं होता, ये गलत है। अधिगम मूलभूत से एक मानसिक गतिविधि, ये भी ठीक गलत है। आपका जो 114 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बी नंबर यहाँ से ऑप्शन निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर, कह रहा है कि यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है ना, हमारा बेटा भी बाएं हाथ से, देखते हैं कि उसका बाएं हाथ ज़्यादा चलता है और इससे काम करने में वो सुगम है ना। उसको जैसे कुछ भी देंगे, कलम भी पकड़ेगा तो बाएं हाथ से पकड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो कह रहा है कि कोई बच्चा बायां हाथ से लिखता है तो इससे काम करने में सुगम है, तो उसे अब क्या करेंगे, हतोत्साहित करना चाहिए, बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए, उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए, चिकित्सा सहायता हेतु उन्हें भेजना जाना चाहिए। 15 का क्या हो जाएगा, देखिए उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए दोस्तों, है ना। बाएं हाथ से लिख रहा है तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आजकल देखते हो ना, जो बाएं हाथ से लिखता है बच्चा वो काफ़ी तेज होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो उसकी प्राथमिकता को क्या करनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। कोई बच्चा अगर बाएं हाथ से लिखता है तो इससे काम करने में सुगम हो, उसे उसी प्राथमिकता की अनुमति देनी चाहिए। अगला प्रश्न है 116 नंबर, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों, विकास किस पर निर्भर करता है, अनुवांशिक बनावट पर नहीं। अनुवांशिक बनावट पर निर्भर करता है, थोड़ा बहुत करता है। आगे है भौतिक वातावरण, हाँ यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक से अधिक सही हो जाना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये भी ठीक है। पौष्टिक आहार, ये भी ठीक है भैया, सब सही है ना। क्योंकि विकास की बात कर रहा है तो विकास तो आपका अनुवांशिक पर भी निर्भर करता है कि उसके माता पिता की किस अनुसार से हैं, है ना, या फिर भौतिक वातावरण किस में वो रह रहा है, या सामाजिक उसका कैसा है, ठीक है, पौष्टिक आहार उसको कितना मिल रहा है। आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117 नंबर। 117 कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिगम निशक्तता वाला बच्चा की बात है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, नहीं। अधिक से अधिक लेखन कार्य काहे करेंगे। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिखावट का एक मानदंड मानेंगे, नहीं। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन है तो वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, या फिर लेखन कार्य का समय घटा देंगे। क्या होगा 17 का, देखिए प्राथमिक बच्चा है दोस्तों, है ना। प्राथमिक बच्चा है तो प्राथमिक बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन में वर्तनी का महत्व नहीं देंगे, है ना। क्योंकि प्राथमिक बच्चा ना है, तो प्राथमिक बच्चा को वर्तनी पर महत्व दीजिएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118 नंबर। 118 का है विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना करने से है ना। किस क्षेत्र का ये सब संबंध है दोस्तों, संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक। 18 का हो जाएगा, ये सारे चीज जो हैं ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, केवल अनुवंशिकता का,
नहीं नहीं, केवल आवासिकता का विकास कैसे हो जाएगा? केवल जहाँ भी आएगा भैया तो गलत हो जाएगा। केवल वातावरण का, केवल वाला को काट दीजिए। विद्यालय और शिक्षा, अनुवंशिकता, वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया, कितना बढ़िया, सही ऑप्शन है डी नंबर, है ना। चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 75 सवाल में ऐसे 50 ऐसे प्रश्न होते हैं जो आराम से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, है ना। आराम से सही सही आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं और 75 में लेके आते हैं 30 नंबर, 25 नंबर, 40 नंबर। क्यों? उनको आते हुए भी वो गलती कर देते, क्योंकि वो चारों ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, है ना। एक आध ऑप्शन पढ़े, निकल दिए, है ना। कैसे ऑप्शन को छांटना है उनको नहीं पता है, उन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। टेस्ट देने से पता चलता है कि कैसे ऑप्शन छांटा जाता है, कौन सा ऑप्शन गलत है ना, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 120 नंबर, कह रहा है कि अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है, तब ना बढ़ेगा हमारा जानकारी, है ना। नवीनतम जानकारी कह रहा है दोस्तों, नवीनतम यानी कि नया नया जानकारी कैसे बढ़ेगा? हमें अखबार पढ़ना चाहिए, पेपर पढ़ना चाहिए, किताबें ने आपको समसामयिकी घटनाएं देखनी चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य अध्ययन करना चाहिए, शैक्षिक संगोष्ठी में भाग लेनी चाहिए, नए सीखने की ललक होनी चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा एक से अधिक, यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर, कह रहा है कि 121 नंबर, 13 नहीं है, 121 नंबर है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव किस दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है ना। वंशानुक्रम का प्रभाव किस दृष्टि से दोस्तों उचित प्रतीत नहीं होता है? तो ऊंचे कद वाले माता पिता के ऊंचे कद वाला बच्चा होना, ये तो आपका ठीक है। मंद बुद्धि वाले माता पिता के मंद बुद्धि वाला बच्चा होना, ये भी ठीक है। निर्धन माता पिता के निर्धन बच्चा होना, ये गलत है। ऐसा थोड़ी है कि जिनके माता पिता निर्धन है, गरीब है, क्या उनके बच्चे भी गरीब होंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लेकिन ऊंचा कद है तो बच्चा का ऊंचा कद हो सकता है, ठीक है। मंद बुद्धि अगर माता पिता हैं तो बच्चे में ये चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर निर्धन है तो निर्धन नहीं होगा, है ना। उसकी मेहनत पर निर्भर करता है, माता पिता पर निर्भर करता है कि अपने बच्चों को क्या करवा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 121 नंबर की, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? प्राथमिक, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक में आ जाएगा, नहीं हमारा किताब आएगा, नहीं मीडिया आएगा और नहीं धार्मिक स्थल आएगा, परिवार आएगा, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं 123 नंबर। 123 नंबर है कि विकासात्मक परिवर्तन कौन सा है? सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं विकासात्मक परिवर्तन, या फिर मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होता है और फिर रुक जाता है? ये गलत है, रुकता नहीं है, ये तो चलते रहता है विकासात्मक परिवर्तन। आगे है कि हमेशा एक रेखीय तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, या फिर वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए विकास जो है ना, ये तो वंशानुक्रम पर भी, वंशानुक्रम को ध्यान में रखता है कि आप आपका पिछले वंशानुक्रम किस प्रकार से है, या फिर पर्यावरण का क्या प्रभाव आप पर पड़ रहा है ना। ये दोनों ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें दो चीज़ आपका दिया हुआ है कि नहीं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 कह रहा है कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ठीक है, बताइए। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? श्रवण बाधित छात्र, या फिर दृष्टि बाधित छात्र, या फिर अधिगम कठिन महसूस करने वाले छात्र? क्या होगा दोस्तों 124 का हो जाएगा कि इसमें श्रवण बाधित छात्र भी आ जाएगा, दृष्टि बाधित छात्र भी आ जाएगा, है ना। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। सभी आंसर सही है ना, सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका 125 नंबर। 125 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या ये प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है? प्रश्न के प्रकार के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में, विश्वसनीयता या वैधता, या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में? तो 125 का हो जाएगा दोस्तों कि क्या उसमें संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया गया है या नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 126 नंबर। 126 कह रहा है कि किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है ना? किशोरावस्था में किसका भय अधिक होता है? जानवरों का। जानवर का अधिक भय होता है किशोरावस्था में? नहीं। व्यक्तियों का नहीं, विद्यालयों का नहीं। देखिए, ज़्यादा अधिक भय होता है काल्पनिक संभावनाओं का, है ना? किशोरावस्था ही उम्र जो होती है तूफान की आयु होती है ना? 12 से 18 साल तक इसका समय होता है। ठीक है, इसी समय बच्चे अगर बनना रहता है तो बन जाते हैं, बिगड़ना रहता है तो बिगड़ भी जाते हैं। अगला प्रश्न है 127 नंबर की, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? बताइए दोस्तों, है ना? किस सिद्धांत के अनुसार जो गामक विकास के शरीर के मध्य से शरीर से बाहर की ओर होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है अधोगामी, है ना? इसको कहते हैं क्या? अधोगामी। अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर। कह रहा है कि शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाता है ना? इसको कहा जाता है दोस्तों, है ना, जो हम लोग योजना बनाते हैं पाठ योजना, इसी को तो पाठ पढ़ाने के लिए जो योजना बनाए हैं तो पाठ योजना कहेंगे। अगला प्रश्न है 129 नंबर कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखना जाना जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखना किस रूप में जाना जाता है? रॉबर्ट मिलर विधि, स्किनर विधि, ब्लूम विधि या रॉबर्ट मेगर विधि? 129 का हो जाएगा ब्लूम विधि, इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ब्लूम विधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 130 नंबर। 130 कह रहा है कि मानव निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणाओं को लेकर जन्म लेता है? कौन सी प्रेरणा लेकर मानव जन्म लेता है? तो शारीरिक, जीवजन्य, जन्मजात, आर्थिक, है ना? मानव जो है दोस्तों ये शारीरिक तो रहेगा ही, है ना? शरीर बिना शरीर कैसे जन्म लेगा, है ना? जीव भी रहेगा, है ना? जन्मजात भी रहेगा, आर्थिक भी रहेगा। आंसर हो जाएगा इसका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा, है ना? आर्थिक नहीं होगा, यहाँ पर आर्थिक नहीं होगा। ए बी सी यहाँ पर सही है, इसलिए 1 से अधिक हो गया। अगला प्रश्न है 131 नंबर के, शिक्षा का उद्देश्य क्या होनी चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना? बिल्कुल गलत है। या फिर विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना? जी हाँ। या फिर विद्यार्थियों को व्यवसायिक कौशल को विकास करना? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों में हम व्यवहारिक जीवन को कैसे हम विकसित कर सके, तैयार कर सके। अगला प्रश्न है 132 नंबर, शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे? है ना? कौन सा गुण बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे? ध्यान से देखिएगा, है ना? आप में भी ये गुण होनी चाहिए। चटकीली जीवन शैली बिल्कुल गलत बात है। समय की पाबंदी तो होनी ही चाहिए। अगला 32 का अगला है समय की कर्तव्य निष्ठा या पक्षपात रहित व्यवहार। जी हाँ, ये ऑप्शन जो है ना, देखिए आपको ये भी सही है ना? कर्तव्य निष्ठा भी होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है वो है आपका पक्षपात रहित व्यवहार। ठीक है, कि पक्षपात हमको नहीं करना है कि ये गर्ल्स है, बॉयज है, ये तेज है, ये कमज़ोर है ना, विकलांग है, ये सही है। ठीक है, हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, सबको हमको एक साथ लेकर के चलना है, इस चीज़ पर होना चाहिए। ठीक है, क्या आपके अंदर है ये सब चीज़? अगला प्रश्न देखिएगा 133 नंबर, एक कक्षा की अनुशासनहीनता को सुझाने के लिए अध्यापक की सबसे कम प्रभावी क्रिया कौन सी है? सबसे कम कह रहा है, ज़्यादा वाला मत दीजिएगा। सबसे कम प्रभावी क्रिया कौन सी है? सबसे अधिक उल्लंघन करने वाले छात्र की श्रेणी को कम कर देंगे, या फिर अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को अलग कर देंगे? ये गलत है। यह निश्चित करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी विधि और पाठ्यचर्या इसके लिए उत्तरदायी है, या प्राचार्य से कहेंगे कि उसका निरीक्षण कर सुझाव दे। ये वाला ऑप्शन सबसे कम, है ना, सबसे कम प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न की प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में प्रायः संप्रेषण किस प्रकार होनी चाहिए? अंग्रेजी में, राष्ट्रभाषा में, विदेशी भाषा में या मातृभाषा में? जी हाँ भाई साहब, आपका मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 135 नंबर के, निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन में
इस्तेमाल करते हैं? अध्यापक, अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट या गृह कार्य? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है 136 नंबर कि महात्मा गांधी ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी जिस योजना का समर्थन किया वह किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए कौन सी योजना का समर्थन किया? कौन सा योजना? वर्धा योजना या पोरबंदर योजना? पोरबंदर योजना कौन सा योजना भाई? चंपारण योजना गलत है, ये हो जाएगा वर्धा योजना, है ना। वर्धा योजना दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। वर्धा योजना के नाम से उसको जाना जाता है। और अगला प्रश्न है आपका 137 नंबर की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस आयु से बच्चों को दिया गया है? देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये किसको दिया गया है? सबको तो एकदम याद हो गया होगा, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को, है ना। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और ये अनुच्छेद 21 के ए में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 138 नंबर। 138 कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक है वह शिक्षा पाने का हकदार होगा, है ना। शिक्षा पाने का हकदार कहाँ होगा? तो विद्यालय में हकदार होगा, और कहाँ होगा? गुरुकुल में नहीं, आश्रम में नहीं, घर में नहीं, है ना। विद्यालय में वो शिक्षा पाने का हकदार होगा। 139 नंबर है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है ना। तो अनुकूलन जो है दोस्तों किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? समायोजन, समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन। समायोजन एवं संतुलीकरण क्या होगा दोस्तों 139 का? तो समायोजन एवं समावेशन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न देखिएगा 140 नंबर। 140 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महान वैज्ञानिक ने विमर्श के 3 आयाम यानी कार्यपूर्ण, कार्यरत और भावी कार्य सिद्धांत प्रस्तुत किया है? दोस्तों वो कौन से, बताइए, वो कौन से आपको वैज्ञानिक हैं जो 3 आयाम दिए हैं? तो 140 का हो जाएगा आपका डोनाल्ड सोयन, है ना। उनका नाम क्या है? डोनाल्ड सोयन उनका नाम है। अगला प्रश्न है 141 नंबर कि आप अपनी कक्षा में पाते हैं कि कुछ छात्र किसी विषय को अपने पिछले ज्ञान में विस्तृत अंतर के कारण समझ नहीं सकते हैं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसकी मदद करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, या फिर माता पिता के घर में मदद करने के लिए कहेंगे? ये गलत है। कक्षा में जारी रखेंगे, ठीक नहीं है, प्रधान बदल लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था उसका कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि अभी विशेष कक्षा चल रही है ना आपके स्कूल में 8 से 10, तो वही तो हुआ दोस्तों, जो जिसको बच्चे को पीछे कहीं दिक्कत है या फिर जो बच्चे जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं वो आपको पूछ सकते हैं। अगर आपको पता चले कि वह छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, है ना। उसे अपने साथ खुश रहने देंगे, या फिर उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या उसे प्रेरित करेंगे ताकि वह अधिक प्रगति कर सके? जी हाँ, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143 नंबर। 143 कह रहा है कि एक शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों के बारे में जानकारी, देश विदेश की जानकारी। एक शिक्षक को क्या होनी चाहिए? एक शिक्षक को दोस्तों बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए, है ना, बहुत सारा गुण होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार अपने विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, शिक्षण विधियों की ज्ञान होनी चाहिए, छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, देश विदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 144 नंबर की बचपन के वर्तमान दृष्टिकोण यह मानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर तरीकों से वयस्कों के समान है, या बच्चों को सबसे अच्छा युवा वयस्कों के रूप में माना जाता है, या बचपन मूलतः एक प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन विकास और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है? क्या होगा 44 का? देखिए, बचपन जो है दोस्तों ये विकास और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि रचनात्मक लेखन के लिए कौन सी गतिविधि योजनाबद्ध होनी चाहिए? बताइए,
रचनात्मक लेखन के लिए कौन सी विधि है योजनाबद्ध होनी चाहिए? 145। यानी कि वैसे बच्चों को केवल ग्रेड स्तर पढ़ाना ठीक नहीं है, केवल बच्चों को, केवल वाला गलत हो गया, है ना। आगे है, कह रहा है कि केवल उन बच्चों को, ये भी गलत है, सभी बच्चों को, ये वाला सही है ना। तो देखिए सब में केवल था, गलत हो गया, एक में था सभी। अगला प्रश्न देखिएगा 146 नंबर। कह रहा है कि अध्यापक कक्षा की गति को बिना रोके कक्षा के दुर्व्यवहार को कैसे समाप्त कर सकते हैं, है ना। कक्षा की गति को बिना रोके हुए कक्षा में जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको कैसे समाप्त करेंगे? तो 146 का क्या होगा? एक टोकन अर्थव्यवस्था स्थापित करके जिसे छात्रों को कार्य करते रहने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है। विद्यार्थियों के लिए साधारण गैर परिवर्तनीय संकेत। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 146 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 147 नंबर। कह रहा है कि खाली स्थान भरना है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है ना। तो 147 का क्या होगा? सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सेरेब्रम डिस्फंक्शन, ये तो ठीक है। व्यवहारगत, ये भी ठीक है। संवेगात्मक, ये भी ठीक है। सांस्कृतिक कारक इसमें कोई भी इसमें नहीं होगा, इसके अतिरिक्त हो जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त पूछ रहा है, किसके अतिरिक्त? सभी के कारक अधिगम अक्षमता है, तो ये भी अधिगम अक्षमता है, ये भी अधिगम अक्षमता है, ये भी अधिगम अक्षमता है, लेकिन सांस्कृतिक कारक कोई अधिगम अक्षमता नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा 148 नंबर। डीपीईपी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइएगा, डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो डीपीईपी का फुल फॉर्म होता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, है ना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। यह कार्यक्रम जो है जिले में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य होता है कि शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, है ना, शिक्षा सीखने के माहौल को बेहतर बनाना। ठीक है, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 149 नंबर कि एनसीएफ की सिफारिश है कि पुस्तकों को खुला रखा जाना चाहिए। एनसीएफ की सिफारिश क्या है कि पुस्तक नहीं है, पुस्तकालय है ना। पुस्तकालयों को खुला रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पुस्तकालय तो खुला नहीं रहेगा तो बंद थोड़ी रहेगा, है ना। केवल स्कूल की घंटी के दौरान, छुट्टी के दौरान, स्कूली समय के बाद या रात्रि में भी। तो 149 का हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? पुस्तकालय को केवल दोस्तों स्कूली घंटी के दौरान खुला रखा जाना चाहिए, क्योंकि छात्र अपने शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो आपका ठीक ही है, लेकिन दोस्तों पुस्तकालय को छुट्टी के दौरान भी खुला रखना चाहिए, है ना। इसका जो आंसर होना चाहिए एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, छुट्टी के दौरान भी इसको खुला रखना चाहिए, जब स्कूल बंद हो उस समय भी खुला रखना चाहिए ताकि बच्चे आकर के पढ़ सके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 150 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न। कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, अंतिम प्रश्न है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि रूपांतरण का सृजन, ये तो प्रभावशाली है। अगला है कि पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए युक्ति करना, ये भी ठीक है। उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, ये भी ठीक है। या फिर अप्रासंगिक जानकारी को, देखिए अप्रासंगिक आ गया तो नेगेटिव सेंस हो गया, जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना, ये गलत हो जाएगा, है ना। गलत ही हमसे पूछ रहा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, तो इस उद्देश्य के लिए प्रभावशाली कौन सा नहीं होगा, तो अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहा आज का 150 प्रश्न यानी कि 75 प्रश्न, है ना, उसका आंसर दे दिया गया। इसको आप ना टेस्ट के रूप में दीजिएगा,
ठीक है, टेस्ट के रूप में देने से पता चलेगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। बहुत सारे लोग क्या है, रटने पर जोर देते हैं। भैया रटने पर जोर नहीं देना है, काहे नहीं समझते हैं। बार बार रटने पर जोर देते हैं आप बच्चों को। जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि रटने पर जोर नहीं देना है और खुदे रटे के बैठ के रट रहे हैं, है ना। देखिए आपको यहाँ पर PDF नोट्स भी मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा PDF के लिए, है ना। PDF के लिए थोड़ा सा चार्ज, जो हमारे नए टीचर हैं, न्यू टीचर हैं, तो न्यू टीचर के लिए मात्र 399 चार्ज है ना। और जो पुराने शिक्षक पहले से जुड़े हुए हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं इस ग्रुप में, तो उनको मात्र 201 चार्ज लगेगा। कैसे लगेगा, तो ऑनलाइन आपको पे करना होगा इसी नंबर पर, ये नंबर आपको दिया गया है, और 7857824310, ठीक है। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, तो पेमेंट करने के बाद हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पर, ठीक है। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, और व्हाट्सएप में जा कर के सर्च करके हमें उस पर आ जाएगा मेरा नंबर, आप उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो भी पेमेंट करेंगे, तभी आपको फिर मटेरियल मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। सिर्फ क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है, क्लास आप कर सकते हैं। क्लास करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और 1 घंटे लगभग हो गया है आप सभी का। फिर हम लोग मिलेंगे कल आपकी जो क्लास होगी वो समान अध्ययन की होगी, है ना। आज DLED की हो गई, कल आपकी समान अध्ययन की क्लास होगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। अच्छे से रहिएगा, खूब तैयारी करते रहिएगा, रिवीजन करिएगा ज़रूर से ज़रूर, है ना। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, पीछे वाला जो हो गया है क्लास उसका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।